अब आप बताएं, स्टेमन मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? स्टेमन इज द मेल पार्ट, ठीक है। अब जो स्टेमन है ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का है या लीफ का है? बताइए। अभी हमने देखा था कि फ्लावर पे जितने भी अपेंडेजेस आ रहे हैं ये सारे किसके मॉडिफिकेशन है? लीफ के। स्टेमन में मेल स्पोर बनेंगे, अभी मैंने बताया था ना, पहले क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले हमें स्पोर बनाने होंगे। जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, प्लांट्स के अंदर एक पैटर्न मिलता है कि ये लीफ बनती है पहले एक, और लीफ के ऊपर बहुत सारी क्या लगी होती है? स्पोरेंजिया। इस तरीके से ये पैटर्न मिलता है। तो इनके अंदर स्पोर बनेंगे, तो जिनके अंदर स्पोर बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। और वो लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगी होती है इस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेमन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो यानी इसके नाम में यही आएगा टर्म स्पोरोफिल, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, इसीलिए स्टेमन को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। तो स्टेमन के ऊपर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। जिस स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर बनेगा उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और स्टेमन खुद क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये लीफ जो है इसका मॉडिफिकेशन है, इसीलिए हम स्टेमन को क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। यानी ये वो लीफ है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगी और उनके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रो वर्ड जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है? मेल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि अभी हम जो टर्म देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग, उसमें लिखा होगा स्टेमन और एक तरफ लिखा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल, इसी तरह से पिस्टल लिखा होगा मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल, आपको मैच करना होगा। तो इन टर्म्स के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगी। तो स्टेमन को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। स्टेमन के अंदर हमको इस तरीके से यूं दो चीजें मिलती है। ये जो लंबा स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये दो हैं एंथेलोब्स। एंथेलोब्स जो है ये बेयर करती हैं दो सैक। एक लोब के अंदर कितने होते हैं? दो। तो दो लोब के अंदर कितने हो गए? चार। ये जो सैक हैं इनको बोलते हैं पॉलन सैक। इनको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। दिस इज द इंटीरियर एंड जो थैलेमस पे लगा होता है। तो ये कहां पे लगा हुआ है? थैलेमस पे। इसको फिलामेंट को काट के अगर देखेंगे तो हमको यहां पे मिलेगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें फिलामेंट में हमको क्या मिलता है? फिलामेंट में हमको मिलेगा कंडक्टिव टिश्यू। फिलामेंट में क्या मिलेगा? कंडक्टिव टिश्यू मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। ऊपर हमें मिलती है एंथरलोब्स। अब देखिए एंथरलोब्स के बेसिस पे हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन एंथरलोब एंड टू एंथरलोब्स। कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो एंथरलोब वाले स्टेमन मिलते हैं। तो ये है स्टेमन पूरी स्ट्रक्चर, और इसमें जो ऊपर लोब्स मिल रही हैं इनको हम बोलते हैं एंथरलोब। कुछ के अंदर मिलते हैं दो एंथरलोब, कुछ के अंदर मिलता है सिर्फ एक एंथरलोब। जिनके अंदर एक एंथरलोब मिलते हैं ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोथिकस। इन्हें हम क्या बोलेंगे? मोनोथिकस। जिनमें दो मिलती है इसको हम बोलेंगे डाइथिकस। तो मोनोथिकस प्लांट्स कौन से हो गए? जिनमें एक एंथरलोब मिलती है। डाइथिकस हो गए जिनमें दो एंथरलोब मिलती है। जिनमें एक एंथरलोब मिलती है ये सिर्फ एक ही फैमिली है, याद रखना है, मालवेसी। विच फैमिली? मालवेसी।
मालवेसी के 3 एग्जाम्पल है हमारे पास में, चाइना रोज, कॉटन एंड ओकरा, भिंडी। तो चाइना रोज, कॉटन, ओकरा ये 3 कौन सी फैमिली से आते हैं? मालवेसी से। और इसमें मोनोथिकस स्टेमन है। यहाँ पे कैसे मिलते हैं? डायथिकस। डायथिकस में एग्जाम्पल हो गया ऑल अदर फैमिलीज। बाकी जितनी भी फैमिलीज है, सबसे कॉमन टाइप जो है वो कौन सा है? 2 एंथर लोब वाला। 2 एंथर लोब में कितनी लोब मिलेगी? 1 लोब और ये 2 लोब, है ना। 1 लोब में कितने सैक हैं? 2। तो 2 लोब में कितने हो गए? 4। तो ये जो स्ट्रक्चर है पॉलन सैक, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इसको हम एक अगर नाम देना चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं? इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो टर्म माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किसके लिए यूज की जाएगी? पॉलन सैक के लिए यूज की जाएगी। तो 1 लोब में 2 स्पोरेंजिया, तो 2 लोब में कितनी स्पोरेंजिया? 4 स्पोरेंजिया। तो इस टाइप के एंथर्स को, एंथरलोब्स को हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। इन्हें हम क्या बोलेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। याद रखना ये, यानी यहाँ पे कितनी स्पोरेंजिया मिलेगी हमें? 4। और इस जगह पे 1 लोब है, 1 लोब में कितने स्पोरेंजिया? 2। तो इसको हम बोलेंगे बाय स्पोरेंजिएट। तो जो मोनोथिकस होते हैं वो बाइस्पोरेंजिएट हैं, और जो टेट्राथिकस होते हैं वो जो डायथिकस होते हैं वो टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप के होते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। किसका मॉडिफिकेशन है? आपने याद रखना है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। स्टेमन को बोला क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट है, एक है फिलामेंट, दूसरी है एंथरलोब्स। एंथरलोब के अंदर सैक मिलते हैं जिनको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। यही वो पार्ट है जहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब देखो फिर पॉलन ग्रेन क्या है और माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर तो स्पोर हैं, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और 2 सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इसका मतलब है पॉलन ग्रेन जो है वो है हमारा मेल गैमेटोफाइट। तो ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पैटर्न कि हम अभी स्पोरोफाइट पे बैठे हैं। स्पोरोफाइट ने पहले क्या बनाएगा? वो स्पोर। तो अब पहले यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा, फिर आएगा गैमेटोफाइट स्टेज। तो पॉलन ग्रेन जो है वो है हमारा मेल गैमेटोफाइट, और फिर पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बना रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 स्पोरेंजिया है तो टेट्रास्पोरेंजिएट, 2 है तो बाइस्पोरेंजिएट। अब हम चलते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथरलोब्स पे। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथरलोब। एंथरलोब के अंदर क्या मिलेगा हमें? पॉलन सैक। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक, पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे तो आप इसको क्या नाम दोगे? इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको हम क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि यही वो सैक है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो अब हम इसी की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो जब हम बायलोब एंथर को कट करते हैं, उसको टीएस उसकी जब हम देखते हैं तो हमको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब उसको हम लोब को काट देते हैं। तो जो हमने अभी यूं बनाया था बाय लोब, ये 1 लोब और ये 2 लोब, जब इसको हम यूं काटेंगे तो हमको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये 1 लोब है, ये दूसरा लोब है, इसके अंदर यहाँ पे ये एक सैक है, ये यहाँ पे दूसरा सैक, इसके अंदर ये एक सैक और ये दूसरा सैक। तो इस तरह से ये बाय लोब्ड एंथर हो गए। ये है टीएस ऑफ एंथर, और बायलोब्ड हो गए और टेट्रास्पोरेंजिएट हो गए। ये जो स्ट्रक्चर है इनको हमने क्या बोला है? पॉलन सैक। अब ये जो पॉलन सैक है
इनके अंदर क्या भरा रहता है? तो देखें, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, जैसे ये बड स्टेज है और ये स्टेमन जो है अभी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो पॉली आर्कीस्पोरियल सेल से होता है, यानी मल्टीपल आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, 4 आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है, उनसे ये डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो एक अगर होता तो एक पॉलन सैक बनता, लेकिन आर्कीस्पोरियल हमारे पास में इनिशियल सेल्स कितनी है? 4। तो यहाँ पे कितने पॉलन सैक बन रहे हैं? हमारे पास में 4 पॉलन सैक बन रहे हैं। इन सेल्स में जब डिवीजन होता है तो इनके डिवीजन से 2 तरह की सेल बनती है। एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो अभी हम देखेंगे, बीच में बन जाती है स्पोरोजिनस सेल्स, ये सेंटर में। तो इनको हमने क्या बोला है? बीच में क्या भरी है? स्पोरोजिनस टिश्यू भरा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसका प्लॉइडी क्या है? 2n। तो ये सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरो का मतलब है स्पोर, जिनस का मतलब है टू जनरेट। ऐसा टिश्यू जिससे स्पोर बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके चारों तरफ, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ हमें 4 लेयर्स मिलती है। सबसे पहली वाली तो ये बाहर वाली लेयर, ये दूसरे नंबर की इसके नीचे वाली लेयर, बड़ी लेयर मिलती है। इसके बाद में सबसे अंदर वाली लेयर यहां हमें मिलेगी, बिल्कुल इस सैक के ऊपर। और ये जो बीच में भरी हुई है ये तीसरी लेयर है। तो टोटल कितनी लेयर्स दिख रही हैं आपको? बाहर वाली फर्स्ट, इसके नीचे वाली सेकंड, ये ब्लैक डॉट्स जहां पे है ये थर्ड, और ये रेड वाली जो है अंदर ये फोर्थ। तो टोटल कितनी लेयर्स है? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे, यहां से लेकर इसकी ये रेड वाली जो वॉल है, यानी अंदर वाला स्पोरोजिनस टिश्यू आपने छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? अंदर वाले टिश्यू को। यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी है इसको हम बोलते हैं एंथर वॉल। इसको हम क्या बोलेंगे? एंथर वॉल। और अंदर वाला स्पोरोजिनस टिश्यू, ये जो एंथर वॉल है ये कितनी लेयर से बना होता है? 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कितनी लेयर्स है इसमें? 4 लेयर्स। अब हम उन्हीं लेयर्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। जो सबसे पहली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो होती है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर कैसी है? एपिडर्मिस। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ। ये हम ले रहे हैं सबसे अंदर वाला पार्ट जिसके अंदर फिल्ड है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर? इस पे सबसे बाहर हमको जो लेयर मिल रही है ये वाली लेयर, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो यूनिलेयर्ड है, एक ही लेयर होती है, साथ में ये बनी होती है पैरेनकाइमा सेल्स से। पैरेनकाइमा सेल्स ये वो सेल्स है जो सॉफ्ट सेल्स होती हैं, उनकी बनी होती है। क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। लेकिन क्योंकि ये भी पता है कि भाई अब जैसे जब बर्ड स्टेज होती है तब ये बहुत छोटा होता है स्टेमन, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बर्ड बड़ी होगी ये भी तो डेवलप होगा। तो बाहर अगर बहुत रिजिड भी वॉल बना देंगे तो वो भी हार्मफुल है, क्योंकि फिर वो ग्रोथ नहीं होने देगा। इसलिए ये किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा सेल्स की। काम इसका क्या है? प्रोटेक्शन। इसके अंदर कभी कभी हमको मिलती है फाइब्रस थिकनिंग। हमें क्या मिल रही है इसमें? फाइब्रस थिकनिंग। जब ये प्रेजेंट होती है तो इसको
एक्सोथीशियम भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, एपिडर्मिस बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सोथीशियम। काम है इसका प्रोटेक्शन। लेयर नंबर 2, सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे यहाँ पे बड़ी बड़ी पिलर लाइक सेल से मिलकर बनी होती है। स्ट्रॉन्ग सेल्स, लार्ज स्ट्रॉन्ग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। इसे इसके टेंजेंट वॉल्स पे डिपोजिशन होता है किनका? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स का। ये टेंजेंट वॉल्स हैं इनकी। तो दूसरी कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम। ये है सेकेंड लेयर। कहां पे मिलती है ये? बिलो एपिडर्मिस। ये भी कैसी होती है? यूनिलेयर्ड। इट इज ऑल्सो यूनिलेयर्ड, एक ही लेयर से मिलके बनी हुई है। दूसरी खास बात क्या है? डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स। किनका डिपोजिशन मिल रहा है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स का ऑन टेंजेंटियल वॉल्स। इनकी टेंजेंट वॉल्स पे, इनकी टेंजेंट वॉल पे किसका डिपोजिशन है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स का डिपोजिशन होता है। अब ये है क्या? ये सेल्यूलोज फाइबर्स हैं। सेल्यूलोज का प्योर एग्जांपल आपको पता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज कॉटन, रुई। तो हमें पता है कि रुई कितनी ज्यादा एब्जॉर्बेंट होती है। पानी में डालेंगे तो वो फटक से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। इनका भी काम यहाँ पे यही होता है। ये सेल्स क्या करती है? जब ये स्ट्रक्चर, जब पॉलन सैक मैच्योर हो जाएंगे, उनके अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, अब क्या होगा? पॉलन ग्रेन अगर अंदर ही बैठे रहेंगे तब तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। पॉलन ग्रेन को फीमेल पार्ट तक जाना पड़ेगा, तो उनको पहले बाहर निकलना पड़ेगा। तो एंडोथीशियम क्या करती है? जब मैच्योरिटी आ जाती है तो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में इन सेल्स में होता है इम्बाइबेशन। एंडोथीशियम सेल्स में क्या होता है? इम्बाइबेशन। क्या होता है इम्बाइबेशन? आपको पता है कि रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे जो खिड़की दरवाजा है ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। ये सब ब्लॉक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है, वुड, उसकी टेंडेंसी है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके और वो साइज अपना इंक्रीज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम, ड्राई वुड्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इम्बाइबेशन। ये भी यहाँ पे यही करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और अपना साइज क्या करेगा? इंक्रीज। इसके साइज इंक्रीज करने से सारा प्रेशर यहाँ पे बन जाता है इस जगह पे। इस ग्रूव को हम बोलते हैं स्टोमियम। इस पार्ट को हमने क्या बोला है? स्टोमियम। तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो कहाँ पे बन गया? स्टोमियम पे। और अल्टीमेटली फिर होता क्या है? स्टोमियम टूट जाती है। स्टोमियम के टूटते ही इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी ये, और अंदर जो पॉलन ग्रेन बने हुए हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो ये क्या काम है इसका? एक तो इसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। तो एपिडर्मिस के नीचे है, ये भी थिक वॉल से बनी है, लार्ज वॉल से, तो इसका भी एक साइलेंट फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। एंड इट हेल्प इन रिलीज ऑफ pollen grains through which structure? through stomium। तो ये स्टोमियम से क्या करती है? pollen grains को रिलीज करवाने में हेल्प करती है। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है ये वाली लेयर्स। ये एक लेयर हो गई, सेल से बनी हुई एक लेयर। इसके बाद में इसी पे ये दूसरी लेयर, और इसके नीचे तीसरी लेयर। इस लेयर को हमने बोला है, क्योंकि एक लेयर नहीं है ना, तो इसको हमने क्या बोला है? मिडिल लेयर्स। एंथर वॉल की तीसरी लेयर है
जिसमें एक लेयर नहीं मल्टी लेयर्ड है ये, इसलिए इसको क्या बोला है, मिडिल लेयर। तो ये कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड। कितनी लेयर्स हैं यहाँ पे, लगभग 3 से 4 लेयर्स जो है इसकी मिलती है। ये पैरेनकाइमा टिश्यू है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू है जिसका काम होता है फूड स्टोरेज, और ये डीजेनरेट हो जाता है एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी आती है तब तक ये अपने अंदर से सारा न्यूट्रिएंट निकाल करके, अपने अंदर में जितना भी इन्होंने फूड स्टोर करा होता है उसको निकाल करके, और ये डीजेनरेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पे, जो कि है इसकी इनर मोस्ट लेयर, ये वाली जो हमको किसके ऊपर मिल रही है, पॉलन सैक के ठीक बाहर और एंथर वॉल की सबसे अंदर वाली है। ये तो है पॉलन सैक, इसके तो बाहर हो गई, और ये एंथर वॉल है इसकी चौथी लेयर, और इसकी सबसे अंदर वाली लेयर है ये, जिसको बोला जाता है टैपिटम। तो ये मिडिल लेयर इसमें बाहर की तरफ, और ये सबसे इनर लेयर है, इसको क्या बोला जाता है, टैपिटम, ये वाली लेयर। तो अब मैं तीनों ये मिटा रहा हूं। तो मिडिल लेयर्स के बाद में नंबर 4 जो हमको मिल रही है वो है टैपिटम। नंबर 4 टैपिटम। टैपिटम कैसी है, ये इनर मोस्ट है, कैसी लेयर है ये, इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली है, यूनिलेयर्ड होती है। इसकी खास बात क्या है, दैट इट इज पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। या तो इसमें आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे, और जो इसमें यूजुअली मिलते हैं, तो ये लेयर जो होती है ये कैसी लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मोर देन 1 न्यूक्लियस। इट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस, इसमें आपको मिलेगा। और इसमें प्लॉइडी लेवल भी आपको ज्यादा मिलेगा, यानी हम बोलते थे ना कि नॉर्मल सेल्स कैसी होती है 2n डिप्लॉइड, लेकिन इनमें आपको प्लॉइडी लेवल क्या मिलेगा, 3n मिल सकता है, 4n मिल सकता है। पॉलीप्लॉइड होती है ये, यानी डिप्लॉइड कंडीशन से ज्यादा वाली कंडीशन इसमें मिलती है, 2 से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ये कंडीशन क्यों आ जाती है, इसके 2 वजह हैं। एक है एंडोमाइटोसिस। अगर हम इसके रीजन देखें तो पहला रीजन हमारे पास आता है एंडोमाइटोसिस। इसका मतलब क्या है कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर जो क्रोमोसोम 4 थे उन्होंने अपनी कॉपी बनाकर उन्हें सेपरेट कर दिया, 4 और बना दिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, पॉलीप्लॉइड कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। दूसरा इसका वजह ये भी रहता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड हो गई एनाफेज तक तो सही से, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम इस साइड पे, 4 क्रोमोसोम इस साइड पे आ गए। अब इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना है, इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना है, लेकिन होता क्या है, दोनों के बाहर एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से बन जाती है। एनाफेज तक सही जाने के बाद टेलोफेज में, माइटोसिस की टेलोफेज के अंदर, इसमें दोनों जो पोल्स पे क्रोमोसोम गए हैं उनके बाहर एक कॉमन न्यूक्लियर लेयर आ जाती है। इस तरह के लार्ज न्यूक्लियस को हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। और तीसरा होता है रीजन इसका पॉलीटिनी, पॉलीटीन क्रोमोसोम हम इसको बोल सकते हैं। तो पॉलीटीन बनने का रीजन क्या है, ये क्रोमोसोम है, इसने रेप्लिकेशन किया और एक नया स्ट्रैंड बनाया, लेकिन सेपरेशन नहीं हुआ। तो व्हेन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नॉट फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन्स, तो
इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीटीन कंडीशन। तो ये 3 वजह हैं जिनसे जो हमारी सबसे इनर लेयर है जिसको हम बोलते हैं टैपेटम, ये कैसी हो जाती है, पॉलीप्लॉइड या फिर कैसी हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरी खास बात क्या है, जो टैपेटम है इसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस टैपेटम इज ऑफ 2 टाइप। फंक्शन के बेसिस पे कितने तरीके की है, ये 2 तरह की है। कौन कौन सी, एक तो है सिक्रेटरी टैपेटम और दूसरी है अमीबॉइड। सिक्रेटरी क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक नंबर 1, ये बनाती है, टैपेटम सेल्स बनाती है एक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है इसका नाम, स्पोरोपोलिनिन। जो क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन बने ना, ये पॉलन ग्रेन की खुद की सेल वॉल, इसके बाहर एक और वॉल बना देता है। तो पॉलन ग्रेन पे कितनी वॉल्स हो गई, 2, एक तो हो गई एक्साइन और एक हो गई एंटाइन। तो जो एक्साइन है वो किसकी बनी होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन इन नेचर, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन डिपोजिशन करना किसका काम है, टैपेटम का। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ pollen kit। फॉर्मेशन ऑफ pollen kit, pollen kit क्या है, pollen kit is a powdery sticky substance, sticky powder है। ये हमको उन्हीं में मिलता है जिनमें एंटोमोफिली होती है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं उनके अंदर एक पाउडरी सब्सटेंस बनता है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, उसके अंदर भरे रहते हैं। ये बनाने का पर्पस ये है कि जब इंसेक्ट आएगा पॉलिनेशन करने के लिए तो ये जो किट है, पॉलन किट, ये उस इंसेक्ट की पूरी बॉडी पे लग जाएगा, इसके साथ में पॉलन ग्रेन भी लग जाएंगे, और जब वो दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वो क्या करवा देगा, पॉलिनेशन। तो ये जो स्टिकी पाउडर है जिसको हम बोलते हैं पॉलन किट, इसका फॉर्मेशन भी कौन करती है, टैपेटम। तीसरा है यहां पे कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, इनको हम फर्टिलिटी प्रोटीन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। जैसे अब मैंने लिया एक चाइना रोज का पॉलन ग्रेन और उसको मैंने रोज प्लांट की पिस्टल पे डाल दिया क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा। 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो रोज प्लांट ने कैसे पहचाना, रोज की पिस्टिल ने कैसे पहचाना कि ये पॉलन ग्रेन जो आया है ये चाइना रोज का है, तो ये पहचान किसकी मदद से होती है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन की मदद से होती है। और ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स कौन बनाते हैं, टैपेटम। और चौथा है कैलोज। कैलोज एक ग्लूइश सब्सटेंस है जो पॉलन ग्रेन्स को चिपका करके आपस में स्टिक करके रखता है। तो पॉलन ग्रेन्स को चिपका के रखने वाली लेयर कौन सी है, कैलोज। ये बाद में डाइजेस्ट कर दी जाती है, हटा दी जाती है विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं कैलेज, राइट। तो ये सारे फंक्शन है इसके सिक्रेटरी फंक्शंस। तो इस तरह की टैपेटम को हम बोलते हैं सिक्रेटरी टैपेटम। दूसरी कौन सी होती है, अमीबॉइड। जो अमीबॉइड है इसका काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर मदर सेल्स। तो ये जो स्पोर मदर सेल्स डेवलप हो रही हैं, फिर इनसे स्पोरोजेनेसिस हो रही हैं, उस टाइम पे इनको क्या प्रोवाइड करना होता है, न्यूट्रिशन। तो ये कौन प्रोवाइड करती है, अमीबॉइड टैपेटम। अमीबॉइड टैपेटम जो है ये क्या करती है,
इस तरीके से सूडोपोडिया जैसे नहीं बनते हैं, इस तरीके से अंदर घुस जाती है इन सेल्स के बीच बीच में, अंदर तक चली जाएगी और इनको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन। तो ये सेल्स अमीबॉइड सेल्स क्या होती हैं, डीजेनरेट होती हैं, सूडोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर बनाती है और अंदर ये जो टिश्यू भरा हुआ है जिसको हमने बोला है स्पोरोजेनस टिश्यू, सबसे अंदर वाले टिश्यू को हमने क्या बोला है, स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके बीच में भर के और इनको क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारे एंथेलोप्स की और पॉलन सैक की, जिसको हमने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। अब हमने स्पोरेंजिया देख लेना, अब इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, तो अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।